नमस्कार दोस्तों, पीसीएस गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, परीक्षा मंथन का जो सीरीज़ लेकर आ रहे हैं उसमें आज का 7वां लेक्चर है। ऑलरेडी 6 लेक्चर बन चुके हैं। नेशनल इश्यूज़ हमने कवर कर लिया है, इंटरनेशनल इश्यूज़ पढ़ रहे हैं। इसका एक लेक्चर ऑलरेडी जा चुका है, दूसरा लेक्चर है ये, ठीक है। परीक्षा मंथन के बारे में हमेशा कहा है मैंने कि बहुत इंपॉर्टेंट किताब है। यूपी पीसीएस प्री को अगर आप टारगेट कर रहे हो तो परीक्षा मंथन परचेज़ कर लो। आपके कहीं घर के आसपास कोई मिलती है, 120 रुपये के आसपास लगभग उसका रेट है, परचेज़ कर लीजिएगा। लक्ष्य 2 नाम से फिलहाल आई हुई है। लक्ष्य 2 में आपका जनवरी से लेकर मई तक का करंट अफेयर्स कवर किया गया है। इसको पढ़ लीजिएगा, साथ में विजन आईएएस के नोट्स पढ़ लीजिएगा, 2 नोट्स पढ़ लीजिएगा। ज़्यादा मैं आपको प्रेशर नहीं करूँगा कि 50 चीज़ें पढ़ो, लेकिन अगर परीक्षा मंथन और विजन आईएएस पढ़ लेते हैं तो अच्छी तरीके से कवर हो जाएगा आपका। बाकी वीडियो मैं आपको दे ही रहा हूँ यहाँ पे। स्टार्ट करते हैं दोस्तों। इंडिया अमंग लीस्ट फ्री डेमोक्रेसीज, भारत न्यूनतम स्वतंत्र प्रजातांत्रिक देशों में से है। इससे स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ बता दूं दोस्तों, यूपी पीसीएस का ऑनलाइन कोर्स ऑलरेडी हम आपको दे रहे हैं, प्री के लिए है, जिसमें आपको वीडियोस, पीडीएफ, टेस्ट सब कुछ आपको दिया जाएगा इसमें, ठीक है। फीस बहुत नॉमिनल है, 1000 रुपीज़ पर मंथ की फीस है। अगर चाहते हैं, टेस्ट सीरीज भी इसके अंदर इन्वॉल्व है, चाहते हैं तो 831170400152 पे कॉल कर लीजिएगा। आपको जितनी जानकारी है दे दी जाएगी इसके अंदर, ठीक है। चलिए बाकी स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो जल्दी करेंगे क्योंकि आज थोड़ा सा मैं बिजी हूँ मैं। इंडिया अमंग लीस्ट फ्री डेमोक्रेसीज, डेमोक्रेसी का मतलब प्रजातंत्र होता है, जनतंत्र जिसे कहते हैं, लोकतंत्र कहते हैं, जो हमारे देश में है। एक रिपोर्ट आई है जिसमें इंडिया को बहुत ही बॉटम में रखा गया, लास्ट में रखा गया है, बिल्कुल ऑलमोस्ट बिल्कुल नीचे है। क्यों रखा गया है? बल्कि बस इससे नीचे टूनीशिया ही है। टूनीशिया एक अफ्रीकन कंट्री है, नॉर्थ अफ्रीकन कंट्री, वहाँ पे टूनीशिया को सबसे लास्ट में रखा गया है, इंडिया को उससे ऊपर रखा गया है। क्यों रखा गया है? क्योंकि एक संस्था है जिसका नाम है फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2020, फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2020 का एक रिपोर्ट आई है, जिसमें इंडिया को बुलाया गया है कि भाई आपकी डेमोक्रेसी खतरे में है। क्यों खतरे में? क्योंकि एनआरसी, सीएए और कश्मीर वाला जो मुद्दा जितना भी रहा था, उसके चक्कर में जो फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2020 ने एक रिपोर्ट लिखी कि भाई इंडिया की डेमोक्रेसी बिल्कुल हष्ट पुष्ट नहीं है, बहुत बुरी स्थिति में है। तो ये रिपोर्ट कहती है, कौन? फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2020। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी जो ये पीडीएफ है वो मैं टेलीग्राम चैनल पे है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम को। वहाँ पे मैं पीडीएफ भेज देता हूँ, साथ में एक करंट अफेयर और भेजता हूँ जो मैं यूट्यूब पे नहीं पढ़ा रहा हूँ फिलहाल, मैं सिर्फ आपको टेलीग्राम में भेज रहा हूँ। मैं वो वहाँ ज्वाइन कर लेंगे तो मैं आपको उसका पूरा पीडीएफ, बहुत बढ़िया पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगा रोज़ का रोज़, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यूएस चाइना ट्रेड वॉर क्या है भाई? देखिए, चाइना जो है ना, ये जो नॉटी बॉय है चाइना, उसके विवाद लगभग 14 कंट्रीज़ के साथ चलता है। 8 कंट्रीज़ के साथ इसके बाउंड्री है, 14 कंट्रीज़ के साथ इसके बवाल है। अमेरिका वैसे ही बड़ा से दुखी रहता है क्योंकि अमेरिका की सुपरमेसी को चैलेंज करने के लिए चाइना बहुत कुछ कर रहा है। अच्छा, अब इनके बीच में ट्रेड होता था, व्यापार होता था। व्यापार में जैसा चाइना चूँकि एक मैन्युफैक्चरिंग हब है, एक ऐसा सेंटर है जो जहाँ पर कहते हैं ना, एक कहावत है कि कहावत नहीं कहूँगा बल्कि एक फैक्ट है कि वर्ल्ड में 80% से ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो चाइना बन रही है वर्ल्ड में। मतलब चाहे आप अमेरिका में रह रहे हो, इंडिया में रह रहे हो, कहीं रह रहे हो, तो 80% से ज़्यादा चीज़ें आपको चाइना में मिलती हैं। वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग है। मैं चाइना जा चुका हूँ, देखा मैंने, बहुत ज़बरदस्त चीज़ें वहाँ पर बनती हैं इसके अंदर, ठीक है। अब चूँकि वहाँ मैन्युफैक्चरिंग हब है, और ऐसा बताऊँ, एक दिन में नहीं बनाई है, इसको बनाने में पिछले 30, 40, 50 साल का वक्त लगा है। 1960s में पहली बार जब ट्रेन से उन्होंने आविष्कार किया। मैं हमेशा कहता हूँ कि ये जाना ज़रूरी है, देखिए चाइना, क्योंकि अगर आप चाइना के बारे में जानोगे तो इंडिया के बारे में बेहतर तरीके से लिख पाओगे मेंस में। चाइना 1960s में चाइना ने देखा कि अगर उसे तरक्की करनी है तो उसको पहले अपनी रेलवे पे ध्यान देना होगा। अगर रेलवे अच्छा रहेगा उसका, तो जो ट्रांसपोर्टेशन है बहुत मजबूत रहेगा, जो माल एक जगह से दूसरी जगह जाता है वो जल्दी जा सकेगा। इसलिए सबसे पहले जो चीज़ ठीक की वो रेलवे की, ठीक उसकी तर्ज पे चीज़ें फिर डेवलप होना शुरू हुई है। इंडिया में रेलवे उतना मजबूत नहीं है। बहुत 70 सालों के अंदर ट्रांसपोर्टेशन ठीक है हो रहा है उसके अंदर, लेकिन जो रीच होनी चाहिए, जैसे कि मान ली माइंस आपके मान लो झारखंड में या उड़ीसा में, वहाँ से माइंस से कुछ और निकल रहे हैं, तो वो वहाँ इंडस्ट्री तक जाने में समय लग रहा है, टाइम लग रहा है। जो चीज़ एक दिन में आ सकती है उसको जाने के 1 हफ्ता लग रहा है, तो इससे बहुत दिक्कत आ जाती है, ठीक है। अब रही से सर क्या हुआ, कल की न्यूज़ सुनी है कि भाई मोदी जी ने 110 से ज़्यादा ट्रेनें जो हैं वो प्राइवेट ट्रेन चलाना शुरू के लिए बोला है, जो तेजस की तरह चलेंगी। अब प्राइवेट ट्रेनें, देखिए मैं तो पर्सनली इस चीज़ को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता हूँ कि रेलवे इस चीज़ को आप प्राइवेट डाल दो। अगर आपको लॉस हो रहा है तो लॉस ठीक किया जा सकता है, मैनेजमेंट सही किया जा सकता है, लेकिन क्योंकि चाइना ने रेलवे को बेस बना के मैन्युफैक्चरिंग हब बना है, तो इंडिया को भी कुछ ऐसा करना पड़ेगा। भाई टिकटॉक बैन करने से कुछ नहीं होने वाला।
टिकटॉक बैन करने से कुछ नहीं होने वाला। अगर आपको मैन्युफैक्चरिंग हब बनना है तो आपको बेसिक्स पे अपने मजबूत करने पड़ेंगे। खैर, ये सब आप बाकी सोच लीजिएगा, डिस्कस कर लीजिएगा। हम यूएस और इंडिया की चाइना की बात कर रहे थे। देखिए वहाँ पर भी मसला यही है, यूएस में मैन पावर बड़ी महंगी है, वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा आती है, तो चाइना से बहुत ज़्यादा आइटम वहाँ अमेरिका जाता था। अमेरिका को लगा कि यार ये तो बहुत ज़्यादा बवाल हो जाएगा, लगभग $500 बिलियन से ज़्यादा जो पैसा है वो जाता था अमेरिका से चाइना के बीच में। तब इनके बीच में एक विवाद शुरू हुआ और अमेरिका ने कहा कि भैया ऐसा है, हम तो तुमसे परचेज़ कर रहे हैं लेकिन तुम भी हमसे परचेज़ करो, नहीं तो हम नहीं कर रहे, हम नहीं तुमसे कुछ खरीदेंगे। तो चाइना ने फिर एक डील की है कि हम आपसे भी चीज़ें खरीदना शुरू कर देंगे। लगभग कुछ $50 बिलियन या 100 ऐसी कुछ $बिलियन की बात हुई है दोनों के बीच में, जो चाइना अमेरिका से खरीदेगा। ठीक है, तो इसके ऊपर चल रहा। बाकी इसकी जो ये चीज़ें हैं, ये तो खैर मेंस के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर जो इंपोर्ट जो बैन कर रहे हैं, जो अमेरिका और चाइना के बीच में जो इश्यूज़ हैं, इस पे इंडिया का असर पड़ता है। देखिए इंडिया पे पहला असर देखिए क्या है कि अगर चाइना दिक्कत में आता है मैन्युफैक्चरिंग हब, तो ये कहा जाता है कि इंडिया इसका फ़ायदा उठा सकता है। जो कंपनीज़ अमेरिका कंपनी हैं जो चाइना में है, वहाँ वो उठ के इंडिया आ सकती हैं, बेशर्ते वो यहाँ पर भी वैसे ही एटमॉस्फेयर देखें जैसा चाइना में है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इंडिया एकमात्र कंट्री है जो चाइना का रिप्लेसमेंट बनना सकता है या बनना चाहता है। इंडोनेशिया, वियतनाम, फिलीपींस और छोटे कंट्रीज़ हैं, मलेशिया, ये सब जो हैं वो चाहते हैं कि चाइना से उठ के कंपनीज़ उनके देश में आए। इंडिया भी चाहता है। अब इंडिया में बवाल क्या होता है कि जब जो कंपनीज़ आती हैं, ठीक है, तो ये एफडीआई लेकर आती है, इसको कहते हैं आप फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है। ठीक है, ये चाइना जो है वो इंडिया में आता है। अब इनको चाहिए यहाँ पर भी एटमॉस्फेयर ऐसा होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर वैसा होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर भी सब कुछ मिलना चाहिए, जो चीज़ शायद अभी नहीं है इंडिया में। अभी उस तरह का ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम नहीं है जो चाइना में है, इंडिया में नहीं है। ठीक है, तो इनको दिक्कत आएगी। अच्छा, दूसरी बात है कि बहुत सारा लेबर लॉज होते हैं उस पर ये अमेंडमेंट करते हैं, जैसे कि हायर एंड फायर जो वो फैसिलिटी मिलनी चाहिए, मतलब कि कभी भी आप मज़दूरों को हायर करो और जब उनको मन करे तो फायर कर दो। ये सब चीज़ें जो है वो चाइना में बहुत ज़्यादा कंपनीज़ को दी जाती हैं। कंपनीज़ अपने हिसाब से चीज़ों को करते हैं। ठीक है, वहाँ लेबर लॉ नहीं के बराबर, इसीलिए जो चीनी सामान है सस्ते होते हैं। जब चाइना की कंपनीज इंडिया आएंगी या चाइना में जो बेस्ड कंपनी है, कोई सी भी हो, चाहे अमेरिका की हो, कहीं की भी हो, वो आएंगे तो वो भी सोचेंगे कि चाइना जैसा एटमॉस्फेयर होना चाहिए। तो क्या हम प्रोवाइड कर पाएंगे, या हम प्रोवाइड करना चाहते हैं? क्योंकि अभी चाइना के साथ तो बवाल होता रहता है, हर हफ्ते एक संगठन खड़ा होता है कि बॉयकॉट चाइना। अब बॉयकॉट चाइना कर रहे हो और चाइना की कंपनी से आप एफडीआई चाहते हो, ये बड़ा समस्या है। तो यहाँ पर कैलकुलेट करना पड़ेगा कि हमें चाहिए क्या, हमें चाइना को बॉयकॉट करना है कि चाइना की कंपनीज़ को एफडीआई को हमें यूज़ करना है। ये सरकार भी बड़ी समस्या में है, सरकार भी बेचारी फंसी पड़ी है। इसीलिए सरकार टिकटॉक को तो बैन करती है पर पेटीएम को बैन नहीं करती है। ठीक है, अब शेयर को तो बैन करती है बट जोमेटो, स्विगी इनको बैन नहीं करती है, क्योंकि भैया पैसा चाहिए ना सबको, सरकार को भी पैसा चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बहुत बातें हो गई, इसे पढ़ लीजिएगा, पीडीएफ मिलेगा आपको। ब्लू डॉट नेटवर्क, BDN क्या है चीज़ भैया? ये अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने की भारत यात्रा के बाद इस बात पर संभावना बढ़ी गई है कि भारत अमेरिका के जो लीडरशिप में एक ब्लू डॉट नेटवर्क बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अमेरिका के लीडरशिप में ब्लू डॉट नेटवर्क है, उसका हिस्सा बने। अभी फ़िलहाल हिस्सा नहीं है, हिस्सा बनना चाहता है, क्योंकि इसके अंदर थाईलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, 4 नवंबर के, जापान है, ठीक है, और इसमें इनके बीच में बिज़नेस होता है। थाईलैंड, जापान, ऑस्ट्रेलिया के बीच में बिज़नेस होता है और चाहते हैं कि इसमें इंडिया भी आ जाए इसके अंदर। तो जो अमेरिका का जो एशिया पैसिफिक का जो है, इंडो पैसिफिक जिसे बोलते हैं, वहाँ पर इंडो पैसिफिक का मतलब है कि इंडिया और जो अमेरिका के पैसिफिक ओशन के आसपास जो कंट्रीज़ है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, इधर थाईलैंड है, और इसमें आप इंडिया को इन्वॉल्व होना चाहते हैं। तो यहाँ पर अगर एक्टिविटीज़ अच्छी होती हैं, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया लोग अच्छा काम करते हैं, तो चाइना को कंपटीशन मिल जाएगा। अमेरिका चाहता नहीं है कि चाइना जो है बहुत आगे निकल जाए, कितना आगे निकल जाए मैन्युफैक्चरिंग में कि उसको पकड़ना मुश्किल हो जाए। तो अमेरिका बहुत कॉन्शियसली एफर्ट कर रहा है, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू से भी, सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। इसलिए चाइना और इंडिया के विवाद में अमेरिका बिना कहे सपोर्ट में खड़ा हो गया है। ये वही अमेरिका है जो 1971-65 की लड़ाई में खड़ा नहीं हुआ था इंडिया के, और 71 में तो उसने अपना शिप भी भेजा था, वो तो रशिया ने रोक लिया। लेकिन भैया इसमें ये मत बोलिए किसी एक नेता का योगदान है, यहाँ पे इंडियन इकोनॉमी का योगदान है। 65-71 की मेरी इकोनॉमी थी, वैसी इकोनॉमी नहीं है 50 साल के अंदर, बहुत बढ़ गए हम लोग। ठीक है,
तो किसी नेता को मत के सारे नेताओं का योगदान है, जितने प्रधानमंत्री जितने मिनिस्टर हुए हैं सबका कंट्रीब्यूशन कुछ ना कुछ रहा है इसके अंदर। एक बंदे के बल पे कुछ नहीं होता। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूएस नोट टू इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम। जैसे मैंने कहा कि भैया अमेरिका आगे बढ़ चढ़ के बोल रहा है कि नहीं हमारा सामान ले लो भैया, हम आपको क्या चाहिए, जहाज चाहिए आप लो जहाज, आपको चाहिए टेक्नोलॉजी चाहिए आप लो टेक्नोलॉजी। तो ऐसा करने लगा है अमेरिका, अब बिल्कुल अच्छा वाला बच्चा बन गया है अमेरिका, ठीक है। तो अब ये अच्छा वाला बच्चा बना है जो, तो चूँकि इंडिया और चाइना के बीच में विवाद हुआ है तो वो बोल रहा है कि आप हमसे ये जो डिफेंस वेपन सिस्टम होते हैं अब वो, मतलब कि अगर कोई जहाज़ या मिसाइल कोई चाइना की तरफ से इंडिया में आती है तो उसको पहले बीच में रोक दिया जाए। इंडिया ऑलरेडी यूज़ करता है, अपना भी यूज़ करता है, ठीक है। आपको इतना इंडिया अपना क्या यूज़ करता है, इसमें पृथ्वी वगैरह लगे हुए हैं, अग्नि पृथ्वी मिसाइल्स हैं, अपने एयर डिफेंस सिस्टम है, प्लस रशिया से भी इंडिया परचेज़ कर रहा है S-400, ठीक है। S-400 का मतलब होता है किलोमीटर 400 किलोमीटर तक, मतलब कोई 400 किलोमीटर पहले भी अगर मिसाइल लेगी तो वो पहले ही कवर कर लेगा और उसको गिरने नहीं देगा, उसको जो उसका सिस्टम ऐसा होता है कि उस मिसाइल को बीच हवा में काट देगा। तो एयर डिफेंस सिस्टम होता है, ठीक है। अब इसराइल से सुना है कि इसराइल से एक आने वाला, इसराइल का अपना था, अपने घर पर लगाया हुआ था उसने, लेकिन वो हमें इंडिया को दे रहा है, ठीक है। तो ऐसा कई चीज़ें हुई हैं और अमेरिका जो बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं देता है इंडिया को। अच्छा, इंडिया अमेरिका से टेक्नोलॉजी क्यों नहीं खरीदता है? देखिए समस्या क्या है कि इंडिया अब उस स्थिति में आ गया है कि अब वो इंडिया बोलता है कि भैया हम तुमसे टेक्नोलॉजी तो खरीदेंगे, मतलब हमें सामान तो खरीदेंगे लेकिन हमें टेक्नोलॉजी भी चाहिए, ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी चाहिए, मतलब कि हमें सामान तो चाहिए लेकिन हमें टेक्नोलॉजी भी चाहिए। इसलिए हमने F-35 नहीं खरीदा जो जहाज़ है उनका, हमने राफेल ले लिया, क्योंकि राफेल टेक्नोलॉजी के साथ आ रहा है। अब इंडिया स्थिति में है जहाँ बोलता है कि हमें प्रोडक्ट के साथ टेक्नोलॉजी चाहिए, जो अमेरिका को बर्दाश्त नहीं है। इसीलिए जब तक बहुत ज़रूरी ना हो जाए कि पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिल रहा है, तब तक अमेरिका वाली दुकान पे इंडिया वाले नहीं जाते। अगर कोई चीज़ जहाज़ है, अगर रशिया से मिल रहा है, फ्रांस से मिल रहा है, ब्रिटेन से मिल रहा है, तो इंडिया वाले वो परचेज़ कर लेते हैं क्योंकि टेक्नोलॉजी आती है। कुछ चीज़ ऐसी चीज़ है जो बनी नहीं रही है कहीं पर, वो सिर्फ अमेरिका में बन रही है, तब इंडिया खरीदेगी इसके अंदर। ये इंडिया का एक प्रोक्योरमेंट है, डिफेंस प्रोक्योरमेंट है, जो आपके GS3 में भी आएगा, आपके GS2 GS3 में काम आएगा। जो मैं ये सब बातें बोलता हूँ ना, ये सब कहाँ में आती हैं यार, ये सब लिखा हुआ कहीं नहीं होता, ये दिमाग में सब है, ठीक है। अब ऐसे थोड़ी ना 2 बार इंटरव्यू दिया। समन्वित वायु सुरक्षा प्रणाली, हाँ, तो उसका नाम बता दें, IADWS, ठीक है। ये चीज़ है जो दिल्ली में लगाने के प्लान में है कि दिल्ली में लग जाएगा, तो अगर मतलब पाकिस्तान से, चाइना से अगर वहाँ पे कोई मिसाइल आती है तो वो बीच रास्ते में ख़त्म कर दी जाए। डेवलप्ड एक्ट, एक अनदर इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन, GS3 क्वेश्चन। डेवलप्ड एक्ट क्या हुआ? देखिए 1999 की बात है, उस समय अमेरिका नंबर 1 चलता था, अमेरिका व्यापार में बहुत अच्छा था, ठीक है। तो अब चूँकि व्यापार की कहानी ये होती है कि जैसे आज की कहानी है कि चाइना, देखिए कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जो बहुत कुछ बना सकती हैं, जैसे चाइना है, अमेरिका है, बनाती हैं, वो कर सकते हैं। लेकिन कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जो बिल्कुल कुछ नहीं बना सकते, वो किसी में एक्सपर्ट नहीं है। इसमें हम इंडिया भी मान लो, लेट्स सपोज इंडिया भी गिन लेते हैं, ठीक है। अब व्यापार ऐसा तो होता नहीं है कि अब सिर्फ एक ही वन वे ट्रैफिक हो कि सारा पैसा वहाँ चला जाए और आप प्रोडक्ट खरीदो। तो कभी कभी जो गरीब कंट्री होती है, पिछड़ी कंट्रीज होती हैं, वो बोलती हैं कि आप हमसे भी कुछ खरीदो, हमें भी कुछ सहायता दो कि हमारे पास भी कुछ पैसा है। तो थोड़ा बैलेंस करने के लिए, जैसे अभी US में और चाइना में संबंध बने कि चाइना कुछ सामान खरीदेगा अमेरिका से, इस तरह चाइना और इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया आपको सामान खरीदेंगे, चाइना वाले खरीदेंगे, ठीक है। उसके अंदर ज़बरदस्ती खरीदना पड़ता है इसके अंदर। तो 90s के दौर में अमेरिका ने एक ग्रुप था जिसे लीस्ट डेवलप ग्रुप कहते हैं, बल्कि डेवलपिंग कंट्रीज़, डेवलप कंट्रीज़ और लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज़, मतलब 3 थे। तो बिल्कुल जो लद्दड़ किस्म के 2 लोग थे, इसमें इंडिया भी थी। लद्दड़ मतलब कि मैन्युफैक्चरिंग होती नहीं है इनसे। तो उनको बोला कि यार आप ठीक है, आप अगर अपना सामान आप हमारे अमेरिका में बेचोगे तो हम जो टैरिफ यानी कि जो टैक्स लगाते हैं वो नहीं लगाएंगे, आप कम लगा देंगे आपको। बाकी पे अगर 10% लगा रहे हैं तो आप पे 1% लगाएंगे, 2% लगाएंगे। इसमें चाइना भी था, इसमें इंडिया भी था, इसमें कई कंट्रीज़ थी इसके अंदर। जब ऐसा किया तो इंडिया की कंपनीज़ को बड़ा फ़ायदा हुआ, मैन्युफैक्चरर्स को बड़ा फ़ायदा, क्योंकि वहाँ सामान सस्ता मिलने लगा। इससे इंडिया और चाइना की कंपनीज़ को बहुत डिमांड बढ़ी, ठीक है। लेकिन अगर 20 साल में अंदर अमेरिका ये देख रहा है कि जो ये डेवलपमेंट आया है कि अब चाइना और इंडिया एक बिल्कुल लद्दड़ कंट्री से थोड़ा सा इम्प्रूव कंट्रीज़ हो गए हैं, तो अब उनको लगता है कि शायद इंडिया को ज़रूरत नहीं है कि उसको इतनी कंसेशन दी जाए। तो इसलिए उनको डेवलप टैग लगा दिया है कि भैया अब बाकी लोग जैसा आते हैं, अगर ब्रिटेन को 10% का टैक्स लगा है, ठीक है, अगर फ्रांस को 5% टैक्स लगा तो आपको भी उतना ही देना पड़ेगा, आपको कुछ कंसेशन नहीं मिलेगा, आपको कुछ कंसेशन नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ हुई है। इससे इंडिया की जो कंपनीज़ थी उनके प्रोडक्ट थोड़े महंगे हो जाएंगे और उनको और कॉम्पिटिटिव होना पड़ेगा, मतलब और कॉस्ट कटिंग करनी पड़ेगी और अच्छी क्वालिटी देनी पड़ेगी इसके अंदर, ठीक है। आगे बढ़ लेना तो PDF में
द US कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम USCIRF डाउनग्रेडेड रैंकिंग इन इंडिया। भैया जब से बीजेपी वाले हैं, जब से सारे अमेरिका वाले, इनको बिल्कुल इंडिया को हर चीज़ में करने लगे हैं। पता नहीं क्यों सोचते कि जैसे मैंने पढ़ा कि अमेरिका की वो थी जिसमें बोला गया कि इंडिया की डेमोक्रेसी बेकार हो गई है। और ये देखिए, ये पूर्वाग्रह होता है, ये विदेशियों का पूर्वाग्रह है। मैं इसको बिल्कुल जस्टिफाई नहीं कहूँगा। ये रिपोर्टें बिल्कुल सिर्फ इंडिया को नीचा दिखाने के लिए बनाई जाती हैं, ठीक है। और इसमें जैसे कि इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम, अब चूँकि CRR और CAA और NRP वगैरह जो वो था, NRC बोल रहा हूँ, NRC था, तो इन सब चक्करों में ये जो रिपोर्टें बन रही हैं सब नीचे कर रही है। अब अमेरिका अपना नहीं देख रहा है कि कालों को मार मार के हालत ख़राब करके रखी है कि इतने दंगे हो रहे हैं वहाँ पर कि अमेरिका के राष्ट्रपति को भी बंकर में छूना पड़ रहा है और हमारे देश को लांछन लगा रही है। लेकिन क्या करें, एग्जाम है तो पढ़ना तो पड़ेगा ही भैया, ठीक है। तो अमेरिका की जो कमीशन है US इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम वाला, उसने इंडिया की जो रैंकिंग है थोड़ा उसको नीचे कर दिया है कि भैया यहाँ पर थोड़ा सा विवाद रहता है, यहाँ पर माइनॉरिटीज़ को दिक्कत रहती है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ICC अलाउज वॉर क्राइम प्रोब अगेंस्ट US मिलिट्री तालिबान। क्या बोल रहा है ये? देखिए, वॉर क्राइम क्या होता है? देखिए, वॉर क्राइम का मतलब होता है कि भाई युद्ध के समय पे, अब युद्ध हो रहा है, दो कंट्रीज आपस में लड़ रही हैं, ठीक है। तो आप गए और सिविलियंस को मारना शुरू कर दिया आपने, ठीक है। या आपने जो सैनिक पकड़े उसको पकड़ के आपने उन पर टॉर्चर करना शुरू कर दिया, उनको मारना शुरू कर दिया। भाई आप पकड़े गए तो हमको रखो, ठीक है। क्योंकि जो युद्ध के लॉज बने हुए हैं कि आपको रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी, आपको एक सैनिक को रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी आपको। लेकिन ऐसा माना जाता है कि अमेरिका ने जब तालिबान से लड़े थे अफगानिस्तान के अंदर, तो ये वॉर क्राइम किया था। मतलब उन्होंने आम लोगों को मारा है, जो सैनिक पकड़े गए उनको मार डाला, ठीक है, उनको बहुत टॉर्चर किया। और अमेरिका पर ये एलिगेशंस लगते रहते हैं। इराक के समय में, आज मुझे याद है 10-15 साल पहले की बात है, एक सेल था, एक जेल थी जिसमें टॉर्चर किया गया था इराकी सैनिकों को, इराकी आतंकवादियों को, या उनके सैनिक थे जो भी था इराकियों को, मतलब नंगा करके मार रहे हैं। और उसमें मारने के लिए औरतें मार रही हैं, मतलब अमेरिका की जो उसमें वो बेचारे मार रहे हैं। बहुत बहुत टॉर्चर था। और इस मामले में अमेरिका हमेशा रहता है कि जो वॉर क्राइम में करता है ये। मुझे कहीं ना कहता है यहाँ पर रेसिज्म लगता है। देखिए, जिस तरह से अमेरिका लोग या यूरोपियंस जिस तरह से ट्रीट करते हैं इंडियंस, एशियंस को और अफ्रीकन्स को ना, ये एक रेसिज्म है ये, और कुछ नहीं है ये। चलिए, हाँ, तो इसमें ICC ने, यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है, ठीक है, उसने इंटरनेशनल क्राइम कोर्ट है, उसने बोला है कि जो ये आप क्राइम कर रहे हो, अपराध कर रहे हो, तो इसकी जांच होनी चाहिए। ऐसा नहीं छोड़ेंगे आपको, बिल्कुल जांच होगी तभी होगा। तो जांच कराई जा रही है इसके अंदर। अच्छा, अमेरिका ने पहले बोल दिया, फैल गया अमेरिका, हम नहीं मानते। अमेरिका ने पहले बोल दिया कि हम नहीं मानते आपकी जाँच वाँच को। तो ये कह लो सो कॉल्ड दादागिरी है, ठीक है, कि हम नहीं मान रहे, आप जो करना कर लो आप। तो क्या कर पाएंगे तो वक्त बताएगा। सूडान संकट, सूडान में भैया बवाल चल रहा है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि राष्ट्रपति में एक अपना जो मिनिस्ट्री है उसके अंदर सूडान की इतिहास में पहली बार एक औरत को रक्षा मंत्रालय दिया है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, ये कि सूडान में एक औरत को पहली बार रक्षा मंत्री बनाया गया है। हमारे कौन है बताइए। हमारे हैं कड़ी निंदा करने वाले, हमेशा कड़ी निंदा करते हैं, वो है राजनाथ सिंह जी। और राजनाथ सिंह जी कहाँ से जीत के आते हैं ये बता देना मुझे आप, किस कॉन्स्टिट्यूंसी से जीत के आते हैं, ठीक है। तो ये सूडान बड़ा इंपॉर्टेंट है यार। देखो, ये औरतों के बारे में बड़ा इंपॉर्टेंट हुआ है। जब पहली औरत ने कुछ किया, किसी देश में कुछ पहली बार बन गया कुछ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये पहली बार बनी है, तो ये सूडान बड़ा इंपॉर्टेंट है। नॉट साउथ सूडान, सॉरी, सूडान दक्षिण सूडान, देखिए साउथ सूडान की बात हो रही है, ठीक है। विश्व भर में महिला के नेतृत्व में कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई। अच्छा, अब हुआ क्या, जो मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट है बड़ा क्वेश्चन, कि जो कोरोना ने लड़ाई हुई है, तो जहाँ पर औरतें लीड कर रही थी, चाहे राष्ट्रपति बन के, चाहे प्रधानमंत्री बन के, वहाँ पर कोरोना के खिलाफ लड़ाई बहुत अच्छी हुई है, ये देखा गया है, ठीक है। अब ये अलग बात है कि जिस कंट्रीज़ में वो थे तो वहाँ पर थोड़ा सा पॉपुलेशन वगैरह कम थी, लेकिन फिर भी मैं क्रेडिट देना चाहूँगा अपनी महिला शक्ति को कि उन औरतों ने एक जो लीडरशिप क्वालिटी दी और कोरोना के खिलाफ काफ़ी अच्छा रिजल्ट दिए हैं। मुझे लगता है कि उन औरतों जो राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री प्लस उनके जो कंट्रीज़ हैं, तो इसका मैच द फॉलोइंग ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो 4-5 लोग हैं, 4-5 उनके कंट्रीज़ हैं, तो उनको याद कर लीजिए कौन कौन से हैं। जैसे त्साई इंग बेन जो हैं वो ताइवान की अध्यक्ष हैं। तो ताइवान में चाइना के बहुत पास है, उसके बावजूद भी वहाँ पर सिर्फ मात्र 125 केस ही आए, 125 ही लोग मरे। हमारा इंडिया देखिए माशाल्लाह, बिल्कुल कितने लोग मर गए हैं भाई, 15-16 हज़ार लोग मर चुके हैं, ठीक है। तो ताइवान में
मैं कह सकता हूँ कि बहुत पास है चाइना के, और उसके बावजूद भी वहाँ त्साई इंग बेन ने बहुत अच्छी लीडरशिप दी। एक लॉकडाउन वगैरह का एक प्रॉपर तरीका अपनाया गया और जिसकी वजह से कोरोना से को हराने में कामयाबी मिली। तो ये मैच द फॉलोइंग में ताइवान और त्साई इंग बेन, ठीक है। दूसरा है साना मारिन। साना मारिन जो हैं ये कहाँ की हैं? एक बहुत ही यंग लेडी हैं, यंग औरत हैं, और वो फिनलैंड की हैं। फिनलैंड नक्शे में कहाँ है आप देख लीजिएगा, ठीक है। आंखें बंद करिए, समझिए फिनलैंड कहाँ पर, उसके अगल बगल कौन सी कंट्री होती है बताइएगा मुझे। तो फिनलैंड में इन्होंने काफ़ी अच्छा तरीके से लॉकडाउन को फॉलो किया। तो साना मारिन फिनलैंड हो गया, और आपका बेन कौन सी हो गई? ताइवान की हो गई हैं। अच्छा, फिर आती हैं इरना सोलबर्ग। इरना सोलबर्ग जो हैं वो आपका नॉर्वे की हैं। तो फिनलैंड और नॉर्वे आसपास हैं, ठीक है। तो दोनों देशों के बीच में औरतें राष्ट्रपति बन गई हैं। एक में कौन है? साना मारिन, और दूसरे में है इरना सोलबर्ग। इनमें अच्छा काम किया है। फिर आता है आपका कॉटिन जोकोबस्ट्रिन, थोड़ा नाम हो सकता है गलत पे ले रहा हूँ, आप पढ़ लीजिएगा। कॉटिन जोकोबस्ट्रिन, ठीक है। ये आइसलैंड की हैं। तो आइसलैंड, नॉर्वे, फिनलैंड आसपास ही सब हैं, घूम रहे हैं। जितने भी स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ होती हैं, अब स्कैंडिनेवियन कंट्री कौन सी होती है ये आप बता दीजिएगा मुझे, आप कौन कौन सी कंट्रीज़ होती हैं, ठीक है। तो ये जो हैं वहाँ पर जब भी कोई रैंकिंग आएगी, अच्छी वाली रैंकिंग आएगी कि भैया ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या है, या सबसे कम क्राइम है, सबसे कम करप्शन किसमें, तो सब में ये स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं वो हमेशा टॉप करेगी। अब कौन सी कंट्रीज़ होती हैं ये आपको बताना है मुझे। फिर आती हैं आपकी जैकेडिया एडन। जैकेडिया एडन न्यूजीलैंड की राष्ट्रपति हैं, और इन्होंने बहुत अच्छा तरीके से लॉकडाउन फॉलो किया है, और जो न्यूजीलैंड था पहला कंट्री था जिसको लॉकडाउन फ्री कहा गया है, ठीक है। और जैकेडिया एडन ने काफ़ी अच्छा काम किया है, और इन बाकी भी काम अच्छा कर रही थी कुछ उनके, मुझे लगता है कि इनके बारे में कुछ ना कुछ पूछा जा सकता है, ठीक है। फिर आता है मेंट हेंड्रिक्सन, ये डेनमार्क की प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छे काम किया है। फिर है जेकब्स, सिक्वेरिया जेकब्स, ये एक कैरिबियन आइलैंड है, उसका छोटा सा देश है, वहाँ की है। सेंट मार्टिन का वहाँ पे है, सेंट मार्टिन का जेकब्स। कौन सी? स्केवेरिया जेकब्स। ये 4-5 हैं, इनको ढंग से पढ़ लीजिएगा। अगर आप हो सकता है भूल जाएंगे तो ढंग से रिवाइज कर लीजिएगा। लेकिन मुझे लगता है कि 4-5 में से एक द मैच ऑफ फॉलोइंग 100% बनने की संभावना है। चलिए, बाकी पूरे वर्ल्ड में हम, जैसे कि हम लोग 135 करोड़ हैं, वैसे ही पूरे वर्ल्ड में 1.36, ठीक है, मतलब जितनी हमारी पॉपुलेशन है उसका 1% के लगभग हमारा जो इंडियंस है वो बाहर रहते हैं, विदेश में रहते हैं, ठीक है। और उसमें भी सबसे ज़्यादा कहाँ रहते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे ज़्यादा, और बल्कि आ भी चुका है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन रहते हैं UAE में, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में रहते हैं, नंबर 1। सेकंड नंबर पर सऊदी अरब में रहते हैं, ठीक है। थर्ड नंबर पर अमेरिका में रहते हैं। तो ये आपको याद, सॉरी अमेरिका में रहते हैं, ठीक है, इसे रिपोर्ट दी हुई है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा कहाँ रह रहे हैं। लगभग 34 लाख जो लेकर रहे हैं वो UAE में रह रहे हैं, सऊदी अरब में 25 लाख रह रहे हैं, अमेरिका में 12 लाख के आसपास रह रहे हैं। तो ये रैंकिंग समझ लीजिएगा। ये लोग ज़्यादा बाहर रहते हैं, वहाँ पे काम करते हैं, देश का नाम रोशन करते हैं। इंडियन डायस्पोरा यानी GS2 में ये सवाल आपको आ जाएगा। इंडियन डायस्पोरा बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन 100% आपका बनता है, इसमें पढ़ लीजिएगा। बाकी दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आ गया होगा। काफ़ी मैंने मेहनत से आपको पढ़ा दिया है परीक्षा मंथन। परचेज़ किताब नहीं की है तो कर लेना दोबारा, और कोई समस्या हो तो डिस्कस कर लेना। कोर्स भी मैं आपको ऑफर कर रहा हूँ, तो चाहे तो कोर्स भी ले सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।